तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द पारीक, यानी पारीक में जो भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है ये आप लोग को पता होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये -70 मिली वोल्ट्स होती है। कितनी होती है? -70 मिली वोल्ट्स। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? तो जो नर्व सेल्स होती हैं उसका जो एक्सॉन एरिया है बाहर निगेटिव रहता है और अंदर पॉजिटिव रहता है। तो मोर पोटेशियम इनसाइड, मतलब अंदर निगेटिव रहता है और बाहर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इस तरह का जो चार्ज यहाँ पर ग्रेडियंट बन जाता है वो -70 मिली वोल्ट्स का रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अराउंड अगर बात करें कि कितने से कितने वेरी करता है, तो -60 मिली वोल्ट, 65 मिली वोल्ट से -75 मिली वोल्ट तक वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक बात हो गई। सीरम इज इक्वल टू होता है प्लाज्मा प्लस फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, सीरम प्लाज्मा और मतलब प्लाज्मा से जब फाइब्रिन प्रोटीन को हटा देते हैं तो सीरम बन जाता है। बोला जाता है ना सीरम क्या है, तो प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम प्लस फाइब्रिन प्रोटीन। तो सीरम कभी जम सकता है ये बताइए आप लोग? सीरम के अंदर जमने वाले जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो नहीं पाए जाते, लेकिन प्लाज्मा जो है जम सकता है। प्लाज्मा में फिब्रिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिन प्रोटीन्स। माइलॉइड जो टिश्यूज होते हैं वो रेड बोन मैरो होते हैं, और लिम्फॉइड टिश्यू, माइलॉइड टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रहते हैं। और लिम्फॉइड टिश्यूज लिम्फ नोड्स, थाइमस और स्प्लीन के होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। अब बात हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में, यानी रक्त निर्माण की प्रक्रिया मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग। तो कब से स्टार्ट होती है? तो थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। मतलब वो 3 हफ्ते बाद खून बनने लगता है शरीर में, ये बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो मदर का खून है वो बच्चे में सप्लाई हो रहा है। थर्ड वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। थर्ड वीक टू 3 मंथ ऑफ द यूट्राइन लाइफ इंट्रावेस्कुलर एरिथ्रोपोइसिस, ये जो है वस्कुलर में ही प्रोडक्शन होता है। आरबीसी फॉर्म्स इन द मेसोडर्म ऑफ द यॉल्क सेल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि आरबीसी किस किस जो है टिश्यू से बनता है। तो आरबीसी जो है किस टिश्यू से बन रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख रहे हैं, मेसोडर्म से बनता है, ना ही इंडोडर्म से ना ही एक्टोडर्म से। आरबीसी मेड फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द यॉल्क सेल। 3 से 3 वीक से 3 महीने के बीच में किस चीज से बन रहा है? इंट्रावेस्कुलर एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, वस्कुलर में होता है। और 3 मंथ से 5 मंथ हेपेटिक फेज, आरबीसी फॉर्म्स इन द लीवर एंड स्प्लीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 3 से 5 महीने हेपेटिक फेज रहता है जिसमें लीवर में और स्प्लीन बनता है। 5 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ ऑनवर्ड, 5 महीने के बाद माइलॉइड फेज शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि माइलॉइड जो फेज है वो कब शुरू होता है? माइलॉइड फेज स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, और आरबीसी फॉर्म्स इन द रेड बोन मैरो। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड
आरबीसी प्रोडक्शन जो है रेड बोन मैरो में होता है माइलॉइड टिश्यू के अंतर्गत। रेड बोन मैरो के अंतर्गत माइलॉइड फेज कहलाती है और ये 5th मंथ से स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट नेटल एरिथ्रोपोइसिस यानी बच्चे जब जन्म ले लेती है, मतलब बच्चा जब पैदा हो जाता है तब कहाँ होता है, इन रेड बोन मैरो। ठीक है, तो 5th मंथ के ही बाद से रेड बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है और हमेशा ही रेड बोन मैरो में चलता रहता है। अब यहाँ पर कुछ और बात, अब बच्चा तो पैदा हो गया, अब उसके बाद जब ओवर द एज ऑफ 20 ईयर रेड बोन मैरो कैन बी फाउंड इन ओनली फ्लैट बोन्स, cranial bones, ribs, sternum, vertebrae, pelvic bones, and in the upper end of the long bones, humerus and femur। तो 20 साल तक कहाँ पर पाया जाता है? ओनली लिखा हुआ है, ओनली इन द फ्लैट बोन्स, cranial bones, ribs, sternum, vertebrae, pelvic bones, upper end of the long bones। ठीक है, 20 साल तक वहाँ पे पाया जाता है। अब हर हड्डी में तो ये पाया नहीं जाएगा रेड बोन मैरो। फ्लैट बोन्स एंड अपर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जिसमें ह्यूमरस एंड फीमर आता है। ठीक है, ये बताओ, एक बीमारी थी टेनिस, टेनिस एल्बो, वो कहाँ का था? टेनिस एल्बो ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डल, लेटरल था कि मीडियल था? लेटरल, और मीडियल क्या था? हाँ गोल्फस। हाँ, गोल्फर्स। तो इतनी बातें यहाँ पर आगे 20 साल तक, 20 साल के बच्चों को रेशियो बिटवीन फैट सेल्स एंड ब्लड सेल्स 1:1 होता है। फैट सेल्स एंड ब्लड सेल्स। रेशियो बिटवीन माइलॉइड एंड एरिथ्रोइड टिश्यू 3:3 होता है। आरबीसी आर स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड आल्सो इन लीवर एंड बोन मैरो। देखो, स्प्लीन में सबसे ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या केवल स्प्लीन में होता है, तो ऐसा नहीं है, लीवर में भी और बोन मैरो में भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, 10 से 20 mg आयरन इज कंज्यूम्ड पर डे बाय एन एवरेज इंडिविजुअल। 10 से 20 मिलीग्राम्स, इट्स नॉट इन द माइक्रोग्राम्स। समझ रहे हैं? जैसे कि विटामिन विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट बताइए, विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट बताओ। 700 microgram 700 फॉर women's, females हाँ, females माइक्रोग्राम्स होता है, माइक्रोग्राम्स। इसको mcg भी बोला जाता है, माइक्रोग्राम्स। बट यहाँ पर क्या है, ये फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, और ये मेल्स के लिए 900 हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट है। आरबीसी की कितने हैं? 10 टू, मतलब आयरन की कितनी है? 10 to 20 मिलीग्राम्स। ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स। देखो, दो चीजें होती हैं। आप लोग डब्ल्यूबीसी का टेस्ट देखे होंगे, डब्ल्यूबीसी का टेस्ट आप लोग डेली देखते होंगे अगर आप लोग क्लिनिशियन होंगे तो। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 प्रकार के हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी को बोला जाता है। ठीक है, टीएलसी इज रिगार्डेड एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो उसकी मात्रा भी होनी चाहिए, 4 से लगभग 12 रहती है उसकी एवरेज मात्रा। उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत, उससे कम होता है तो भी दिक्कत। मेनली इन्फेक्शियस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है कि घटती है, बताओ? बढ़ती है। हाँ, जैसे ही डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देगी तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ये बताओ, इओसिनोफिल की मात्रा कब बढ़ती है? एलर्जी में। हाँ, एलर्जी। हाँ, एलर्जी। ई से इओसिनोफिल और ई से एलर्जी, मतलब एलर्जी ई से नहीं होता, बट यहाँ पर ए से ही होता है, बट उससे कोरिलेट आप कर सकते हैं। इओसिनोफिल इज कोरिलेटेड विद एलर्जी।
ठीक है। तो बेसोफिल्स और मोनोसाइट की मात्रा बहुत कम होती है, न्यूट्रोफिल, लिप्सोफिल, लिम्फोसाइट ये होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पूछ लेता हूँ, ये बताओ एड्स में कौन सी सेल डिस्ट्रॉय होती है? विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? lymphocyte. Lymphocyte. हाँ, लिम्फोसाइट। मान लीजिए कई में क्वेश्चन आ गया लिम्फोसाइट, बताओ मतलब पूरा नाम बताइए। एड्स का जो सेल है, एड्स किस सेल को डिस्ट्रॉय करता है? लिम्फोसाइट में तो देखिए आप बहुत सारे सेल आते हैं। Helper T cells. CD4 हाँ, टी सेल्स ही होते हैं। इसमें देखो सी, उसका कोड बता रहा हूँ, CD4 टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एड्स में कौन सा डिस्ट्रॉय होता है? तो आंसर रहेगा CD4 टी लिम्फोसाइट। ये एक प्रकार का कोड है उस लिम्फोसाइट को पहचानने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कन्वर्जन फैक्टर ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर जिम्मेदार हैं? तो XA, B, फॉस्फोलिपिड फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। कोगुलेशन फैक्टर, देखो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना और कोगुलेशन फैक्टर दो अलग अलग चीजें हैं। 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए, लेकिन कोगुलेशन फैक्टर्स आर 13 इन द नंबर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कोगुलेशन फैक्टर? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट कोगुलेशन फैक्टर्स? Because these are most important in blood coagulation। समझ रहे हो? खून का थक्का जमने के लिए 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में 4 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें एक जो है कैल्शियम भी है, ठीक है, कैल्शियम भी है इसमें जो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी है, हैगमैन फैक्टर भी है, पीटीएफ फैक्टर है, क्रिस्टमोस्ट फैक्टर है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है। इसमें बहुत सारे फैक्टर, यहाँ पर 13 फैक्टर आप लोग को याद होना चाहिए। फैक्टर अपोजिंग कोगुलेशन, तो कौन कौन से फैक्टर अपोज करते हैं? एंटी थ्रोम्बिन 3, हेपेरिन, हेपारिन और प्रोटीन सी। तो देखो हेपारिन जलोका में मिलता है कि नहीं, इसी वजह से ये कोगुलेशन को रोकता है, ठीक है। जलोका में पाया जाता है कि नहीं हेपारिन। इसके बाद ये देखिए, आप आगे आइए, फैक्टर कॉजिंग लिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉट। एग्जिस्टिंग ऑफ मतलब लिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉट, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, अपोजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, इंडोपेरोक्साइडेज एंड प्रोस्टासाइक्लिन, लैंड स्टीनर लॉ रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप। देखो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड जो जानकारियां दी गई हैं वो लैंड स्टीनर लॉ के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। इसमें जो बताया जा रहा है कि किसको किसको आप दे सकते हो, या फिर इसके अंदर कौन कौन से एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा एंड एंटीजन ऑन द सेल सरफेस, सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस, ए ग्लूटिनोजन या एंटीजन। तो होता क्या है कि एक सेल के ऊपर इस तरह के बने रहते हैं, ये इसका ए के ऊपर ए रहेगा, बी के ऊपर बी रहेगा, ए बी के ऊपर ए एंड बी दोनों मौजूद रहते हैं, और जीरो मतलब ओ के ऊपर कोई भी नहीं रहता, ये वाला। अब ए ग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ए वाले में एंटी
बी रहेगा, एंटी ए नहीं रहेगा, एंटी बी रहेगा, बी वाले में एंटी ए रहेगा। अब एंटी बी को बीटा बोल दिया गया, एंटी ए को अल्फा बोल दिया गया, ठीक है। ए बी वाले के अंतर्गत कौन सा रहता है, तो कोई नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर ये छड़ी रहेगी ना उसके ऊपर प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं रहेंगे, नहीं तो दोनों मिल जाएंगे, जाम कर देंगे सिस्टम को। ये नील रहता है, जिसके ऊपर ये दोनों है उसके ऊपर ये नहीं रहेगा, और जिसके ऊपर ये नहीं है उसमें दोनों मौजूद रहेंगे, एंटी ए एंड एंटी बी। क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। For an AB individual, if AB blood group is not available, A is better than B। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि AB अगर ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो वो क्या रहेगा, वो यूनिवर्सल डोनर रहेगा या रेसिपिएंट रहेगा, तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट रहेगा। recipient, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सबसे ले रहा है सबसे, तो उसमें भी अगर ए बी अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो ए इज बेटर देन, ये रिसर्च हुई होगी तो ए इज बेटर देन बी, ठीक है, उसमें पाया गया। ए वाला चढ़ा दो बी की अपेक्षा। कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप इज ओ, यहाँ पर ओ पॉजिटिव जो है ओ बता रहा है। ब्लड ग्रुप ओ इज मोर प्रोन टू ड्यूडेनल अल्सर, hemolytic tendency। ब्लड ग्रुप ए इज मोर प्रोन फॉर कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, यही क्वेश्चन आता है हर बार, मैं पूछता भी हूँ हर बार एक क्वेश्चन होगा कि ब्लड यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन रहते हैं, या ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, तो ओ निगेटिव वाला जो है वो यूनिवर्सल डोनर रहता है। और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और इसी के खास अपोजिट यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा। इन मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली द डोनर्स एरिथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड बट द रेसिपिएंट एरिथ्रोसाइट्स आर नॉट हार्म्ड, ठीक है। खून जो दे रहे हो ना, तो अगर मिसमैच हो रहा है तो किसका आरबीसी खत्म होगा, आरबीसी जो चढ़ाया गया है ना नया उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारा बॉडी उतने को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट इसको डिस्ट्रॉय करने में क्षमता तो लगेगी, तो हमें दिक्कतें आ जाएंगी। देयर इज नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, तो कोई भी there is no naturally occurring antibody against RH antigen, तो RH एंटीजन भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसी से ही RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव डिसाइड होता है, ठीक है। RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव दो प्रकार के रिसस फैक्टर मौजूद होते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हेमोलिसिस एंड एनीमिया ड्यू टू RH इनकॉम्पैटिबिलिटी इन द फीटस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, दिस इज आल्सो नोन by the name HDN, hemolytic disease of newborn, और Icterus gravis neonatum, ठीक है। तीन नामों से जाना जाता है ये बीमारी, कितने नामों से जाना जा रहा है, तीन नामों से, hemolytic disease of newborn, Icterus gravis neonatum, और तीसरा क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो है ज्यादा इसी को यूज करते हैं, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये देखिए एक ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए इसमें से। एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये क्यों होता है, बच्चे में हो जाता है, जैसे मान लीजिए माँ जो है निगेटिव है और पिता जो है पॉजिटिव है, तो पहले डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरे डिलीवरी में वहाँ पर एंटीबॉडीज बन जाती है, तो दूसरे डिलीवरी में जो बच्चा पैदा होगा वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के द्वारा मारा जाएगा। प्रिवेंशन बाय गिविंग, अब इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हो बाय गिविंग
एंटीबॉडी में इम्यूनोसप्रेशन देना होगा आपको। क्योर क्या किया जा सकता है? बाय एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन थ्रू एम्ब्लाइकस, एम्ब्लाइकस से एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर लीजिए। तो ये क्योर करना बहुत टफ प्रोसीजर है, प्रिवेंशन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन होता है। बहुत यूपीएससी यूपीपीएससी का एक क्वेश्चन फेमस रहता है, आरबीसी का दिन बताओ कितने दिन होंगे। लिम्फोसाइट 2 से 3 दिन, प्लेटलेट 9 से 11 दिन। आजकल देखो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसको भी देखो वही डेंगू चेक में रिएक्टिव आ जा रहा है, या टाइफॉइड आईजीएम पॉजिटिव, सभी में डेंगू मलेरिया और ये सारे मच्छरों वाले बीमारियां, टाइफॉइड, ये सब। टाइफॉइड वैसे तो कंटामिनेशन से होता है, बट ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो उसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत घट जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। न्यूट्रोफिल 2 से 3 दिन, इओसिनोफिल 8 से 12 दिन और बेसोफिल 12 से 15 दिनों में समाप्त होता है। 1 2 5 7 9 8 ब्लड कोगुलेशन फैक्टर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। तो 1 2 5 7 9 10 ये जो है लीवर में। और विटामिन के रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 3 9 10 ब्लड फैक्टर। In blood smear, Burr cells are seen in uremia and Spur cells are seen in cirrhosis। ठीक है, तो मान लो ब्लड स्मीयर लिया गया, ब्लड स्मीयर लिया जाता है उसमें, इसको क्या बोलते हैं बताइए, जो माइक्रोस्कोप में नीचे लगता है। स्लाइड। स्लाइड्स, स्लाइड्स बोलते हैं। इसी पे जो है बिछा दिया जाता है, ठीक है, इस पे बिछा दिया जाता है। और उसमें अगर आपको पस सेल मिल गए, स्पर सेल मिल गए, स्पर, तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट को सिरोसिस है। स्पर सेल इज कोरिलेटेड विथ cirrhosis of the liver and Burr cell is correlated with uremia। What is uremia? What is the term uremia stand for? No urine formation. बताइए। Excess of urea in blood। थोड़ा तेज आप बोलिए। सही, यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ जाना। देखो ब्लड में यूरिया या फिर अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस जब बढ़ जाते हैं ना ब्लड में, ब्लड के अंतर्गत जो यूरिया है या फिर बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। और स्पर सेल सिरोसिस ऑफ द लीवर में देखने को मिलेगा। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर 2 7 9 एंड 10 प्रोडक्शन। इसलिए विटामिन के जो होता है ना, ये खून के थक्के जमने में बड़ा बहुत मदद करता है। इन ए प्लास्टिक एनीमिया प्लेटलेट्स मैक्सिमम अफेक्टेड वाइल इन द परनीशियस एनीमिया प्लेटलेट रिमेन नॉर्मल। तो यहाँ पर दो प्रकार के अनीमिया पाए जा रहे हैं। ए प्लास्टिक अनीमिया में प्लेटलेट मैक्सिमम अफेक्टेड और परनीशियस में नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा, देयर इज इंक्रीज्ड काउंट ऑफ आरबीसी, प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट्स। पॉलीसाइथेमिया वेरा ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया ए होता है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से खून जो है बहने लगता है, यानी हीमोफीलिया ए। दिस इज द मोस्ट क्लासिकल वर्जन ऑफ हीमोफीलिया। ड्यू टू फैक्टर 9 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया बी अकर, 10 के हीमोफीलिया सी अकर। ठीक है, लाइन से है 8 9 10 ए बी सी। वेस्कुलर हीमोफीलिया वैन विल्बर्न डिजीज, स्यूडो हीमोफीलिया। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टोर्ड ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट लिव फॉर 3 days। जो स्टोर किया जाता है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और प्लेटलेट,
वो 3 दिनों में ही खराब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड बैंक का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। आरबीसी आर सुटेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ 3 वीक्स। आरबीसी 3 सप्ताह तक चल सकता है। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन इन द body, RBC become active after 3 days. Kupffer cells are found in the liver. Human body contains 22 amino acid and 24 mineral. Energy from protein 4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम, फैट 9 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन हेमोलिटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो आप लोगों को पहले ही पढ़ाया गया है दोनों जॉन्डिस के बारे में, दोनों प्रकार की जॉन्डिस के बारे में मैंने जब पढ़ा रहा था तो दोनों के बारे में बताया था। कामला रोगों के बारे में जब पढ़ा रहा था, स्टूल कलर के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में स्टूल का कलर क्या होगा, तो क्ले कलर का हो जाएगा, इसमें येलो रहता है। हीमोलिटिक अलग सिस्टम है और ऑब्स्ट्रक्टिव अलग सिस्टम है। अब सीरम बिलिरुबिन की मात्रा, सीरम बिलिरुबिन में हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होंगे इसमें, और इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मात्रा बढ़ती है। ठीक है, हेमोरेजिक टेंडेंसी इसमें नहीं होती, इसमें होती है, क्योंकि इसमें विटामिन के बन ही नहीं पा रहा था, तो विटामिन के डिफिशिएंसी जो है यहाँ रहती है और हेमोरेजिक टेंडेंसी रहती है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, आप अगर लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। वैंडेनबर्ग डायरेक्ट पॉजिटिव और इनडायरेक्ट पॉजिटिव। तो इतनी बातें आप लोग को जाननी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या जान रहे हैं? क्ले, स्टूल का कलर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बताओ यूरिन का कलर दोनों का कैसा रहेगा? क्या किसी का सफ़ेद रहेगा, किसी का पीला रहेगा, दोनों का पीला रहेगा, दोनों का सफ़ेद रहेगा? बताओ। क्वेश्चन नहीं समझे क्या आप लोग? यूरिन का जो कलर होता है ना, वो दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, दोनों में ही पीला देखने को मिलेगा। बस ऑब्स्ट्रक्टिव में थोड़ा कम पीला देखने को मिल सकता है, बट हीमोलिटिक में तो ज़्यादा पीला देखने को मिलेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर आर्टेरियल, एक जो है जांच होती है एबीजी जांच होती है। तो वो किसकी जांच होती है बताओ? Arterial blood. आर्टेरियल ब्लड, फिर Arterial blood gases. आर्टेरियल ब्लड गैस, ठीक है। ये क्यों कराया जाता है? अगर किसी को अस्थमा हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, तो आप एबीजी टेस्ट करवा कर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी नॉर्मल मात्रा भी बताई जाती है कितनी होती है, और जो है एबनॉर्मल मात्रा भी होती है। मान लीजिए एबीजी किसी का ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या समझेंगे? सर इसमें एल्कोलोसिस और एसिडोसिस देखा जाता है। हाँ ठीक है, एसिडोसिस वगैरह भी दिया जाता है, टूमक एसिडिस और बेसिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। और आपके खून में कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप लोग यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। और जो एक्सपायर्ड एल्वोलर एयर है उसमें भी देखो 100 और 40। मिक्स्ड वेनस ब्लड में 40 और 40, और आर्टेरियल ब्लड में 95 और 40। तो देयर इज डिफरेंस ना, डिफरेंस है कि नहीं? तो उसी से जो है
Difference in potential of anything will lead to the movement of substance from higher gradient to lower gradient. ठीक है, जहां पर चीजें ज्यादा होती हैं वहां से चीजें कम की ओर चलने लगती हैं ऑटोमेटिक। ये भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है, समझ रहे हैं आप लोग? ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये क्या है, नियम। ऑटोमेटिक वहां पर कब तक चलेंगे, जब तक कि एक स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम ना आ जाए। एक स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक वहां पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टेरियल ब्लड एंड मिक्स्ड वेनस ब्लड में क्या क्या प्रेशर ऑक्सीजन टेंशन रहता है? तो ऑक्सीजन टेंशन 95 mmHg रहता है, mmHg आर्टेरियल में, और वेनस में 40 mmHg ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन कंटेंट आर्टेरियल ब्लड में 19 ml पर 100 ml ब्लड, और इसमें 14 ml पर 100 ml। तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है वीनस ब्लड में भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं है कि वो ट्रांसफर हो सके टिश्यूज में। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 95%, 75%। ठीक है, तो 75 इसमें भी है, 95 इसमें भी है। ऑक्सीजन कैपेसिटी 20 ml प्लस 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी है ये। तो 20 ml ऑक्सीजन आपका जाएगा ऑन, दिस इज ऑन द नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप लोग सुने हैं ना, एनआरटी। तो जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको आपको नॉर्मल करना है, मतलब नॉर्मल एट नॉर्मल कंडीशन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेंट बाई ऑक्सीजन कैपेसिटी से निकाल सकते हो आप लोग। ऑक्सीजन कंटेंट बाई ऑक्सीजन कैपेसिटी इंटू 100 परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आगे देखिए, मेन वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इन सबको, ये टाइडल वॉल्यूम का 500 होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब जो है आप लोग 12th में भी पढ़े हैं। एक्सपायरेटरी 1000, इंस्पायरेटरी 2000, रेसिड्यूअल वॉल्यूम उसमें रह जाता है 1500। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन लिखिए। तो IRV प्लस VT, ठीक है, VT और IRV को जोड़ दिया गया। VT इज इक्वल टू 500 ml एंड IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी 2000 और 3000 को जोड़कर प्लान से भी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। वाइटल कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, IC प्लस ERV, और IC यहाँ से निकलेगा और ERV जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000। अब प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट मसल के बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट मसल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। हार्ट के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टनिंग, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ 3 बातें हो गई। और इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, 3 बातें यहाँ पर। स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट ग्रेटर द एंड ऑफ द डायस्टोलिक फाइबर लेंथ ऑफ द मायोकार्डियम ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। तो एंड ऑफ द डायस्टोलिक फाइबर लेंथ द मायोकार्डियम ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। प्री लोड, आफ्टर लोड, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। द लोड विच ऑपरेट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वी कैन से दैट we can say end of diastolic volume of the heart. बिफोर मतलब जब उसमें भर जाता है,
प्रीलोड। आफ्टरलोड क्या है? बिगिन टू ऑपरेट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो इसको दबा दिया फिर भी उसमें ब्लड कुछ रह ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए खाली हो गया वो, थोड़ा ब्लड दबाने के बाद भी इसमें मौजूद रहता है, जिसको आफ्टरलोड कहते हैं। रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन एसए नोड का 75 है, एवी नोड का 50 है, बंडल ऑफ हिस का 40 है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट वो किसको बोलते हैं? एसए नोड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, एमआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेस मेकर ऑफ द हार्ट यानी पेस जो मेंटेन करता है। आप लोग बीपी लेते होंगे ना, बीपी लेते हैं, पल्स लेते हैं, तो पल्स जो होती है वो लगभग 72 नॉर्मल होती है, 72 75 जो भी आप कह लें नॉर्मल रेंज है। तो वो किससे मेंटेन हो रहा है? ऐसे नोड से हो रहा है। जिसका ऐसे नोड डैमेज हो जाता है उसे एक मशीन लगाई जाती है, उसका क्या नाम है? आर्टिफिशियल पेसमेकर्स। हाँ, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। और सलाह दी जाती है कि आप चुंबक के पास न जाएं। ठीक है, चुंबक के पास मतलब हार्ट के पास चुंबक वगैरह ना लाएं। हार्ट के पास क्या लाएं? जो है मैग्नेट ना लाएं, मैग्नेट से दूरी। तो अब तो शायद इलेक्ट्रिकल नहीं आते, अब इलेक्ट्रॉनिकल आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वहाँ पर मैग्नेट का उतना रोल नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो चिप से परफॉर्म करती हैं। वो आर्टिफिशियल चिप जो होते हैं उनसे परफॉर्म करने लगती हैं। गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंतर्गत ये अब आ रहे हैं। जो पहले वाले थे जो बिजली पे काम करते थे, वो मैग्नेट से दूरी बनाकर रहना चाहते थे। तो अल्टरनेट पेसमेकर ऑफ द हार्ट, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड आर्बोजाइजेशन नेटवर्क। तो ये जो मान लो ये खराब हो गया, फिर भी आप जिंदा तो रहेंगे। वो एवी जंक्शनल टिश्यूज के कारण आप जिंदा रहते हैं, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। बट उतनी अच्छी आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। Body will not do that great things without the SA node. So SA node is regarded as pacemaker of the heart. SA node is generating impulse regularly at an interval of, ये क्वेश्चन आता है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड कहाँ से आता है जान रहे हैं? 0.8 सेकंड कहाँ से आता है? तो 60 Cardiac cycle. 60/75, 60/75 करेंगे क्या आएगा? जीरो पॉइंट एट बिल्कुल सही जवाब। मतलब 60 मिनट में 75 बार अगर आपका दिल धड़क रहा है, तो एक धड़कन कितने समय में होगा? तो 0.8 सेकंड में। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगाइए। ठीक, आगे देखिए, इसी पेज को हम लोग अभी पढ़ेंगे, फिर कल मॉर्निंग में पढ़ेंगे। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स आर्टेरियल वॉल 1 मीटर पर सेकेंड। आर्टेरियल वॉल में 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। एवी नोड में 0.2 मीटर पर सेकेंड। बंडल ऑफ हिस में 4 मीटर पर सेकेंड। तो बंडल ऑफ हिस में जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, एवी नोड में सबसे कम, और मीडियम में आर्टेरियल वॉल में 1 मीटर पर सेकेंड। ये एक स्पीड नापी गई है और कुछ नहीं है। फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 फेज। 0 phase, phase of depolarization, 1 phase of depolarization, sustained phase of depolarization, plateau phase of repolarization, fully repolarized। तो ये ECG, नॉर्मल ECG में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे जो ECG बनता है, तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है, प्लेटिव फेज, फिर ये हुआ, फिर फुल्ली रिपोलराइज्ड फेज।
तो ये जो बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ द ECG, इसी से हम लोग देखते हैं। कार्डियक मसल कैन नॉट बी टिटेनाइज्ड ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि टेटेनाइज्ड नहीं किया जा सकता कार्डियक मसल को। ये बहुत ही भगवान के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। मान लीजिए किसी को टेटनस हो गया, टेटनस में जकड़ाहट होती है कि नहीं मसल्स में, बट कार्डियक मसल में जकड़ाहट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है इसका। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। तो वही बात है, 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल भी हो रहा है और 0.8 सेकंड में एसए नोट इम्पल्स भी जनरेट कर रहा था। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस्ड इजेक्शन। तो ये जो है टाइम बताए जा रहे हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में टोटल जो समय लग रहा है उसका हिसाब किताब यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो 0.3 सेकेंड इज फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल के लिए आपको ज़्यादा समय लग रहा है। 0.5 मतलब फैलने के लिए आपको ज़्यादा समय लग रहा है और सिकुड़ने के लिए आपको जल्दी हो जा रहा है। उसमें भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड, रैपिड इजेक्शन 0.1 सेकेंड और रिड्यूस्ड इजेक्शन 0.1 सेकेंड। मतलब ये हार्ट जो है, हार्ट की वेंट्रिकल आपस में मतलब दब रही हैं, उस वाला फेज है। तो 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आपको थोड़ा थोड़ा समय लगते हुए 0.5 सेकेंड। इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का टाइम बताओ, आपसे इतना ही पूछ ले तो भी बहुत बड़ी बात है। 0.5 एंड 0.3। आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। तो यहाँ पर था वेंट्रिकुलर और यहाँ पर था एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, 0.1 और 0.7 सेकेंड है और उसमें क्या था 0.3 और 0.5 सेकेंड। सिस्टोल में थोड़ा कम समय लगता है, डायस्टोल में ज़्यादा समय लगता है। देखो काम आप कम करते हो एक दिन में, आराम आप ज़्यादा करते हो। ठीक है, इससे आप जो कोरिलेट आप कर सकते हो। व्हेन टैकीकार्डिया अकर्स द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज शॉर्टेंड। जब टैकीकार्डिया होता है ना तो टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल कम हो जाती है एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टोल, बट द सिस्टोल इज लिटिल अफेक्टेड। तो डायस्टोल का समय घटा दिया जाता है। ठीक है, डायस्टोल का समय घटा दिया जाए, इसका समय घटाते हैं जब टैकीकार्डिया हो रहा है। व्हाट इज टैकीकार्डिया मीन्स, आप लोग बताओ। Increase of heartbeat. हार्ट रेट हार्ट का बढ़ जाना कि घट जाना? बढ़ जाना। बढ़ जाना। और लो का क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, ब्रैडीकार्डिया। और क्या पल्स से रिलेटेड होती है? पल्स से रिलेटेड ही तो होती है। अगर मान लो पल्स हाई है तो टैकीकार्डिया आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नो सर। नहीं सर। क्यों? बीपी होता है वो बॉल्स पर जो प्रेशर लगता है उसका होता है। में देखिए टैकीकार्डिया जो होता है 100 से जब ज़्यादा धड़कने लगे, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा धड़कने लगे तब उसको टैकीकार्डिया बोला जाता है। ठीक है, 100 से कम धड़केगा तो उतना नहीं होगा। 60 से 100 नॉर्मल होता है, 60 से 100 जो है नॉर्मल होता है। हार्ट जो है एक साइकिल अपना कितने समय में पूरा करता है? 0.8 सेकंड में। ठीक है,
लेकिन टैकीकार्डिया के केस में क्या हो रहा है कि कार्डियक साइकिल इज रिड्यूस्ड इन द टाइम फेज, शॉर्टेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ डायस्टोल। सिस्टोल बहुत कम अफेक्ट हो रहा है, मतलब इसमें से छीना जाएगा, ना कि इसमें से। आइए बात करते हैं हम लोग हार्ट साउंड के बारे में। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोलॉन्ग्ड एंड साउंड लाइक लव ड्यू टू क्लोजर ऑफ मीटर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि द साउंड लव कब प्रोड्यूस होता है, तो क्लोजर ऑफ mitral and tricuspid valves, mitral and tricuspid valves. It shows the beginning of ventricular systole. It shows the beginning of ventricular systole. mitral and tricuspid valve याद रखिएगा लव। आगे देखिए, कैन बी बेस्ट हेयर्ड ऑन द क्लिनिकल mitral एरिया नियर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो लब डब जो है आप लोग सुना कीजिए, आप लोग क्लिनिक में बैठिए और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में अपना स्टेथो रखिए। पेशेंट भले ठीक हो, आप अपना एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, तो वहाँ पर लब की आवाज़ आप लोग सुनना की कोशिश कीजिएगा अगली बार जब भी बैठिए। ड्यूरेशन ऑफ साउंड 0.09 to 0.1 सेकेंड तक सुनाई देती है। इट इज मोर इंटेंस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एक बीमारी है, बीमारियों में ये ज़्यादा सुनाई देगी आपको, एक कंडीशन बता दिया गया। ठीक है, लब जो है, लब इज इंक्रीज्ड इन विच डिजीज, लब Left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, लब में सुनाई देता है। फेंट इन लॉन्ग पीआर इंटरवल, frankly split in the bundle branch block. It may be replaced by murmur in the metal incompetence. तो मर्मर साउंड इन द mitral incompetence में सुनाई देती है। सेकंड हार्ट साउंड को सुनिए, उसका नाम है डप। डप कब सुनाई देता है, सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर। ठीक है, इंडिकेट इन क्लिनिकल एंड ऑफ द सिस्टोल एंड क्लिनिकल बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। मतलब पूरी तरह धड़क लिया, पूरी तरह हार्ट पंप कर चुका है, उसके बाद का सिस्टम शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल। ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड। ये सेमी लूनर वाल्व मौजूद होता है, जो कि बंद तब होती है जब आप पूरा का पूरा ब्लड बाहर फेंक चुके होते हैं, हार्ट मतलब फेंक चुका होता है। कैन बी बेस्ट हियर्ड एट द क्लिनिकल पल्मोनरी एरिया एट द 2 सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम। In systemic hypertension, the intensity of the second heart sound increases, and now it is called as metallic heart sound. In aortic incompetence, second heart sound is replaced by murmur. ये देखो कि जिनको जनरलाइज यानी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, कोई भी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का मरीज देखिएगा तो उसके उसके कहाँ पर रखोगे, पल्मोनरी एरिया पे, यानी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में आप अपना स्टेथो रखिए। वहां से जो साउंड आ रही है, उस साउंड को क्या बोलेंगे आप, उस साउंड का नाम है डप। ठीक है, डप साउंड। बट इन द हाइपरटेंशन पेशेंट्स दिस साउंड इज वेरी हार्ड एंड कॉल्ड एज मेटालिक हार्ट साउंड। समझ रहे हैं आप लोग, हाइपरटेंशन के रोगियों में दिखेगा मेटल का जैसा लगेगा, मेटल का सिस्टम है। जरूर सुनिएगा आप लोग, डप साउंड नाम का होता है ये। और एरोटिक इनकॉम्पिटेंस है, एरोटिक है तो मरमर सुनाई देगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थर्ड हार्ट साउंड। समटाइम्स इट कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टेथोस्कोप इन young person. If it can be detected in elderly person, that it will be suggested abnormality. बच्चों में सुनाई देता है बट बड़ों में सुनाई दे रहा है तो abnormality है। It produced due to vibration of ventricular wall. ये उतनी important नहीं है। Fourth heart sound, it is called atrial sound. Should not be normally audible by stethoscope. Produced due to atrial contraction. Normal heart rate 60 से 75,
फीटस 140, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लीजिए। फीटस में हार्ट रेट कितनी होती है? 140 पर मीटर से मिनट से भी ज्यादा होती है। न्यू बॉर्न आल्सो हायर देन एडल्ट, न्यू बॉर्न का हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी 140 से ज्यादा होता है, हायर होता है, मतलब नॉर्मल वाले हार्ट रेट से ज्यादा होता है। इसको याद रखिएगा, ये फीटस वाला। मैरीज लॉ, हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेशियो बीपी। ये एक प्रकार का हार्ट रेट और बीपी का कोरिलेशन है, जिसको बोलते हैं मैरीज लॉ, मैरिज लॉ। बट इन एक्सरसाइज हार्ट रेट एंड बीपी बोथ इंक्रीजेस, मतलब इनवर्सली हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बीपी। बीपी ज्यादा रहेगा ना तो हार्ट रेट क्या रहेगा? कम रहेगा। ये कहते हैं मैरिज लॉ कहते हैं। बट हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी कभी देखते हैं दोनों बढ़ा हुआ है, दोनों घटा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं सिस्टम ऐसा ही हो, दोनों हो सकता है, ठीक है। बट ये मैरिज लॉ का एक कंक्लूजन है, थोड़ा बहुत कुछ कंडीशन में आपको फायदा पहुंचाएगा रिसर्च में। बट इन एक्सरसाइज हार्ट रेट एंड बीपी बोथ इंक्रीज, इन प्रेगनेंसी हार्ट रेट इज डिक्रीज, प्रेगनेंसी में हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाती है, माँ की डिक्रीज होती है, बच्चे की क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक पेज और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज और पढ़ लीजिए आप लोग, और इसके बाद हम लोग सुबह की भी क्लास कल लेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकुलर पर बीट, 70 ml होता है। क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? पर वेंट्रिकुलर बीट 70 ml। माइन्यूट वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, मिनट वॉल्यूम, तो मिनट से जो है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। 5 लीटर खून निकलता है, 1 मिनट में 5 लीटर खून हार्ट जो है पंप कर देता है। 5 लीटर थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे। 5 लीटर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट जो है 1 मिनट में पंप कर देता है। कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक आउटपुट सरफेस ऑफ द हार्ट, सरफेस ऑफ द बॉडी। तो आजकल की जो जीवन शैली हो गई है ना, वो बहुत ही लेथार्जिक जीवन शैली हो गई है। लोग टहलना पसंद नहीं करते हैं, हट से काम लेते जा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ यहाँ पर, आप सुबह जो है कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करें। कार्डियो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जितना हो सके टहलना, इसके अंतर्गत वॉकिंग एंड स्लो रनिंग आप कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट रेट थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, बट ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितने हैं ना इसमें जमने वाले, वो खत्म हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा इसके अंदर का जो भी है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स, अब बात करते हैं आगे। देखिए कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक आउटपुट सरफेस ऑफ द बॉडी 3.5 1 लीटर स्क्वायर पर मिनट, कार्डियक इंडेक्स। स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स, स्ट्रोक वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो ये सारे जो हैं पैरामीटर्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर पे आ जाइए। तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में जो हाईएस्ट बीपी होती है उसको 120 mmHg है, नॉर्मल है, ये हाईएस्ट बीपी है, रिकमेंडेड। और डायस्टोलिक में क्या है 80 mm, तो नॉर्मली पेशेंट का इतना होता है, ठीक है। अब बात आती है पल्स प्रेशर क्या है, व्हाट इज द पल्स प्रेशर मीन। बहुत ज़्यादा लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग कि पल्स प्रेशर क्या है। पल्स प्रेशर क्या है, तो पल्स प्रेशर जो है ना, किस रफ्तार से पल्स जो है वहाँ पर मूव कर रही, कितने उसका माइनस है, यानी 120 माइनस 80, ये हो जाएगा पल्स प्रेशर। दो पल्सों के बीच में या प्रेशर आप कह सकते हैं
कितने प्रेशर में घटावट आ रही है वो पल्स प्रेशर होता है। किसी किसी का ज़्यादा, किसी किसी का ज़्यादा हो जाता है, ये तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे किसी का बीपी हो गया 180 बाई 110, इसका पल्स प्रेशर क्या होगा? 70. हाँ, इसका 70 होगा। ये बहुत बहुत बीमार पेशेंट होगा, समझ रहे हैं। इस पेशेंट को आपको क्या देना हो, बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ सकते हैं। बीटा ब्लॉकर आपको जरूरी है, वरना इसका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, रेटिना खराब हो सकती है, मर भी सकता है पेशेंट। आपको बीपी की दवाइयाँ मॉडर्न वाले चलानी होगी, समझ रहे हैं। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर DPP 1 प्लस 1/3 पल्स प्रेशर 80 प्लस। ये जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का तरकीब यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि नॉर्मल होता है 93 mmHg। इसको निकालने के लिए जो है DBP निकाला जाता है, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसमें 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर जोड़ दिया जाता है। तो आप मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकाल लेंगे कि नहीं? तो बताओ इस पेशेंट का मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा इस पेशेंट का जिसका बीपी है 180 बाई 110? आंसर दो। आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। 110 plus 1/3 into 70 होगा। 1/3 इंटू 70, 133. 133 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो 133 इसका हो गया मीन आर्टेरियल प्रेशर, मतलब एवरेज प्रेशर। दिस इज द मोस्ट एवरेज प्रेशर ऑफ द, एवरेज कितना प्रेशर मेंटेन रह रहा है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी DBP इज लोअर देन 85 mmHg, नॉर्मल है। DPP यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से कम है तो नॉर्मल है। अगर 85 से 89 है तो हाई नॉर्मल है, थोड़ा मतलब हाई है बट नॉर्मल ही है। इससे भी ज़्यादा है तो हाई है। अगर 140 से ज़्यादा है तो जो है 140 से ज़्यादा है, एंड DPP लेस देन 90 नॉर्मल। अगर मान लीजिए SBP बिटवीन 140 159 है तो बॉर्डर लाइन, और SBP जो है यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है तो हाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर भी डिपेंडेंट कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 138 बाई 88 है, तो आप इसको नॉर्मल बोलेंगे या एबनॉर्मल बोलेंगे या बॉर्डर लाइन बोलेंगे या हाई बोलेंगे? बॉर्डरलाइन। नॉर्मल। इसको Normal. आप नॉर्मल बोलोगे, नॉर्मल। ठीक है, इसको आप नॉर्मल बोल दीजिए। बट यहीं अगर ये 90 हो गया ना, ये 90 हो गया ये, तो ये चला जाएगा बॉर्डर लाइन में। समझ रहे हैं आप लोग? बॉर्डर लाइन में जा सकता है। इससे जो है कम ही होना चाहिए, 90 से कम ही होना चाहिए डायस्टोलिक भी। अकॉर्डिंग टू द एज के अनुसार भी देखो सिस्टम चेंज होता है। तो बूढ़ों में अगर बीपी थोड़ा ज़्यादा है ना तो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। मान लो कोई बूढ़ा है 70 साल का है, अब 160/90 इसके लिए नॉर्मल है। 17 साल का बच्चा है तो 120/80 हो जाएगा। 80 साल का बुढ़वा है
तो 180/95 इसके लिए नॉर्मल रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं दवाओं की। कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, BP is equal to cardiac output into peripheral resistance, BP sound, tap sound, mark SBP, murmur sound, auscultatory gap, very low, very loud and most intensive sound, muffled sound। तो चार प्रकार की साउंड यहाँ पर सुनाई देती हैं। या एक और फेज है 5, ऑल साउंड डिसअपीयर्ड, ग्रेव यार्ड साइलेंस। तो जब आप बीपी देखते हैं ना, जब आप बीपी मशीन में बीपी देखते हैं तो वो नीचे आता जाता है और एक समय पे आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, धुक 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 आवाज़ें आना यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो एक बार आवाज़ें बंद हो जाती हैं एक पॉइंट पर, आप उसी को बोलते हैं, ये इसका डायस्टोलिक है, डीबीपी। एंड ऊपर वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहीं तक आप अभी की क्लास रखते हैं हम लोग। ईसीजी के बारे में अगले राउंड में हम लोग सुबह की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।